तो स्टूडेंट ये क्लास 7 का चैप्टर है साउंड। ठीक है, यहाँ से आपकी इस फिजिक्स के चैप्टर साउंड की स्टार्ट होता है। आप 8 में पढ़ेंगे, 9 में, 10 में, अप टू 11 12 तक जितने भी एग्जाम देंगे ये साउंड पढ़ेंगे। पर पहले समझते हैं कि साउंड है क्या। साउंड क्या है? साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। लिखेंगे हम इसको क्या कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या लिखेंगे? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एनर्जी का वो फॉर्म है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या फॉर्म? कौन सा फॉर्म है? दैट प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है? सेंसेशन ऑफ हियरिंग। सेंसेशन ऑफ हियरिंग। अब स्टूडेंट ये सेंसेशन ऑफ हियरिंग का क्या मतलब है? सेंसेशन का मतलब होता है यहाँ पर फील कराना। क्या होना? हमें सुनने का एहसास कराता है। फिर कहां पर? इन आवर ईयर। कहां पर? हम कहां से सुनते हैं? इन आवर ईयर्स। अपने कानों से सुनते हैं। तो साउंड क्या है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। किस तरह की फॉर्म की एनर्जी? विच टाइप ऑफ एनर्जी है? दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। जो हमें सुनने का एहसास कराता है उसे हम क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। अब देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में वेरियस सोर्स है, बहुत सारे सोर्स है जिनकी आवाज हम सुनते हैं। जैसे रिंग बेल है, आपके यहाँ पर कोई आता है सवेरे, बेल रिंग करता है। स्कूल की बेल है। जो व्हीकल्स है, मोटरसाइकिल है, कार है, उनके हॉर्न की आवाज है। तो इस तरह से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम साउंड को सुनते हैं। पर क्या साउंड हमें आता हुआ दिखाई देता है कि क्या हम हमारे कानों तक आवाज आ रही है तो उसे देख रहे हैं? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, दिखाई नहीं देता। लेकिन दिखाई नहीं देने के बाद भी ये कैसे हमको सुनाई देता है? तो इसके लिए होता यह है कि जो एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होता है। अब देखिए एयर के पार्टिकल्स कैसे हैं एटमॉस्फेयर में, इसको समझते हैं। देखिए एयर अगर सिंपल समझें तो एयर के पार्टिकल्स इस तरह से हैं, इस तरह से हैं आप यहाँ पर। ठीक है, ये एयर के पार्टिकल्स इस तरह से एयर के पार्टिकल्स हैं पूरे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इसमें ये एयर के पार्टिकल इस तरह से यहाँ पर हैं। ठीक है, अब ये इस तरह से पार्टिकल्स आपस में एयर के ये हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मल कंडीशन है। ये क्या है? नॉर्मली एयर के पार्टिकल्स इस तरह से हैं। लेकिन जैसे ही हमने साउंड किया, जैसे ही मान लो ये हमने आवाज दिया, ये सपोज करो ये हमारे पास बूफर है और यहाँ से हमने साउंड को प्रोड्यूस किया। तो जब हमारे पास से साउंड भी प्रोड्यूस होता है तो साउंड प्रोड्यूस होने के बाद देखो कैसे जाती है आवाज। ये यहाँ पर ये एयर के पार्टिकल्स हैं, ये अभी मान लो ये पास ये इस तरह से हैं, ये एयर के पार्टिकल्स अभी यहाँ पर। फिर इसने क्या किया? इसको धक्का दिया। ठीक है, जब धक्का दिया तो पार्टिकल्स ऐसे चले आए। ठीक है, फिर यही हुआ, फिर ऐसे ही हुआ, फिर ऐसे हुआ, ये पार्टिकल इस तरह से हो गए। फिर क्या हुआ? एक कंडीशन ऐसी आई कि ये पार्टिकल एकदम क्लोज है आपस में। कैसे हैं? क्लोज है आपस में। ठीक है, इस तरह से क्लोज है। फिर ये यहाँ पर दूर है। तो दो चीजें होती हैं। देखो जहां पास होता है उसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। जहां पर ये दूर है ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। और जहां पर ये एयर के पार्टिकल्स डेंस हैं, ये एयर के पार्टिकल यहाँ पर डेंस हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए डेंस है, ये इस तरह से डेंस है आपस में। जहां पर डेंस होने से मतलब क्या है कि द वेव्स कैरी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है कि पहले पार्टिकल देखिए ये रेस्ट में है, ये पोटेंशियल एनर्जी थी।
ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट में मूवमेंट है, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये मैकेनिकल क्या प्रोड्यूस करता है, कैरी मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी तो है लेकिन विच टाइप ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में आया, पार्टिकल्स मूव करने लगे, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। देखिए यहाँ पर ये आया, फिर यहाँ पार्टिकल्स क्लोज। इस तरह से साउंड थ्रू एयर पार्टिकल्स, जब एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन के थ्रू ये एयर रेयर फ्रैक्शन और कंपैरिजन, इन दो के फॉर्म में हमारे पास आता है। कौन से फॉर्म में, ये रेयर फ्रैक्शन और कंपैरिजन, ठीक है। रेयर फ्रैक्शन और कंपैरिजन दो फॉर्म में हमारे पास इस तरह से आता है। जब हमारे साउंड आवाज करते हैं तो इस तरह से आवाज हमारे कानों तक आती है और हम उसको सुनते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी, अब देखो अब एक चीज और है, ये आवाज तो ये तो हो गई एयर की बात, कि एयर के पार्टिकल्स पहले ये रेस्ट में थे, फिर एयर के पार्टिकल फिर क्या करना शुरू कर दिए। देखिए ऐसा, ये कंपैरिजन और रेयर फ्रैक्शन, जहां पर पार्टिकल दूर होते हैं तो वो क्या होता है, वो हाई, ये यहाँ पर ये लो फ्रीक्वेंसी है तो रेयर फ्रैक्शन, जहां हाई फ्रीक्वेंसी है वहां कंपैरिजन। लेकिन फ्रीक्वेंसी होती क्या है, अगर जो साउंड आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज में आती है। ऑडिबल रेंज क्या होती है, तो ऑडिबल रेंज के बारे में जानते हैं कि ऑडिबल रेंज होती क्या है, ठीक है। तो ऑडिबल रेंज क्या होती है, अब हम बात करते हैं कि ऑडिबल रेंज क्या होती है। ऑडिबल रेंज किसको कहते हैं, कि जो हेल्दी और यंग पर्सन आवाज को सुन सकता है। तो हेल्दी और यंग पर्सन, जो उसके लिए जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, फॉर हेल्दी एंड यंग पर्सन, हेल्दी एंड यंग पर्सन की ये जो ऑडिबल रेंज होती है, ऑडिबल रेंज क्या, हेल्दी और ऑडिबल रेंज कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000। नॉर्मल पर्सन है जो इसके बीच की रेंज को सुन सकते हैं, इससे नीचे की रेंज को नहीं सुन सकते, इससे ऊपर की रेंज को नहीं सुन सकते। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, पहले इसको समझते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, तो फ्रीक्वेंसी कहलाती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन, एक सेकेंड में जो वाइब्रेशन होते हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकेंड में कोई भी जो पार्टिकल है कितना वाइब्रेट कर रहा है, तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है तो उसको हम नॉर्मल पर्सन सुन सकते हैं, ठीक है। अब इसे कहते हैं ऑडिबल रेंज। इसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। सुनने की जो रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, इसको हमेशा याद रखना है। और अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो सुनने की जो क्षमता है, वो जो एबिलिटी है, वो डिक्रीज होती चली जाती है और वो हो जाती है 12 टू 14 किलोहर्ट्ज। अब फिर और ज्यादा जब देखे एक जो पर्सन सीनियर हो जाते हैं, एजेड हो जाते हैं, उनको कम सुनाई देने लगता है। और कुछ डॉग है, जैसे एनिमल्स हैं, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी सुनते हैं। तो ही जैसे 30 किलोहर्ट्ज कुछ डॉग है, जो डॉग्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, डॉग्स कितना सुनते हैं, डॉग्स हियर फ्रीक्वेंसी, डॉग कितनी फ्रीक्वेंसी सुनते हैं, कितने की, हाई एज 30 किलोहर्ट्ज। कितनी, 30 किलोहर्ट्ज इतना सुनते हैं। 30 किलोहर्ट्ज का मतलब ये 20,000, इससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं। और ठीक है, इससे सुनते हैं जो हम जो विसिल वो प्रोड्यूस करते हैं वो नॉर्मल हम लोग नहीं सुन सकते, नॉर्मल पर्सन नहीं सुन सकता है, ठीक है। और जो विसिल होती है उसको कहते हैं गल्टन विसिल। क्या कहते हैं, जो विसिल प्रोड्यूस करते हैं डॉग,
उसको क्या कहते हैं ये जब इस रेंज की कोई साउंड आती है तो उस पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जब कोई साउंड आती है तो उस पे रिस्पॉन्ड करते हैं, और उस पे जो रिस्पॉन्ड करते हैं उसको क्या कहते हैं, विसिल साउंड निकालते हैं। ठीक है, तो उस विसिल को क्या कहते हैं, गेल्टन विसिल। क्या बोलते हैं, उस जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं गेल्टन विसिल, उसको बोलते हैं गेल्टन। ये डॉग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन हर्ट्ज जो है, ये हर्ट्ज की मीनिंग क्या होती है, आप सोचोगे हर्ट्ज की मीनिंग क्या है, हर्ट्ज की मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है 1 वेव पर सेकेंड। हर्ट्ज मींस 1 वेव पर सेकेंड, 1 वेव पर सेकेंड। हर्ट्ज की मीनिंग क्या होती है, 1 वेव पर सेकेंड। और जो बैट्स होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, वो कितनी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, 100 किलोहर्ट्ज। बैट्स कितनी सुन सकते हैं फ्रीक्वेंसी, और बैट्स के लिए फ्रीक्वेंसी होती है फॉर बैट कितनी होती है, 100 किलोहर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी वो सुन लेते हैं। ठीक है, अब देखो, जो अब ये दो चीजें एक रेंज आ गई, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज। तो अगर 20,000 फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से लो है, लेस, इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, तो साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी लाई above the 20,000 hertz, frequency below the 20 hertz is called the infrasonic। इससे कम है तो इंफ्रासोनिक, और इससे ज्यादा है तो अल्ट्रासोनिक। ठीक है, if the frequency below 20 hertz, the frequency below the 20 hertz, तो अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बिलो है तो उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, वो कहलाता है इंफ्रासोनिक वेव। उसको क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक वेव। ठीक है, इफ लिखेंगे, इफ फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बिलो है तो क्या कहते हैं, इफ द फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक वेव। क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक वेव, इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव। और अगर फ्रीक्वेंसी, ये क्या कहलाती है ना, और इफ द फ्रीक्वेंसी मोर देन, क्या, इफ फ्रीक्वेंसी लाई एबव, कितना, लाई एबव 20 किलोहर्ट्ज, इससे ज्यादा है 20 किलोहर्ट्ज, इससे ज्यादा है, तो ये क्या कहलाती है, दीज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव, आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव। इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव, इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अब दूसरी चीज ये समझते हैं कि चलिए ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तो हम उसको सुन पा रहे हैं, लेकिन आती आवाज कैसे है हमारे कानों तक। तो जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी प्रोड्यूस करता है तो वो क्या करता है, एयर के पार्टिकल्स को पुश करता है, धक्का देते हैं, है ना, अभी दिखाया था। तो अब वो क्या होता है, जो कंपैरिजन बनता है, जहां हाई डेंसिटी रीजन है वो कंपैरिजन है, जहां लो डेंसिटी रीजन है वो रेयरफेक्शन। ठीक है, तो कंपैरिजन और रेयरफेक्शन के थ्रू ये क्या होता है कि एयर पर प्रेशर बनाती है, तो प्रेशर वेव प्रोड्यूस होगी, और ये प्रेशर वेव अब क्या करती है, वाइब्रेट करना शुरू करती है, हमारे कानों तक आती है और हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट कराती है। ठीक है, तो जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सुन पाते हैं। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, तो क्या है, ह्यूमन वोकल कॉर्ड, टर्निंग फोर्क, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो, ड्रम है, बेल्स है। तो इस तरह से हम ये जो थ्रू जो मीडियम है, तो जिनकी वजह से हम सुन पाते हैं। बात समझ में आई ना कि कैसे हमारे तक आवाज आती है। तो जो एयर के पार्टिकल्स है उसमें रेयरफेक्शन और कंपैरिजन हुआ, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, हाई डेंसिटी इज कॉल्ड द कंपैरिजन,
और लो डेंसिटी जहाँ होगी रेयरफेक्शन फिगर बनाया था। तो इस तरह से पार्टिकल, एयर के पार्टिकल से दूसरे को धक्का देते हुए हमारे कानों तक आते हैं, ईयर ड्रम तक। ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होता है तो पूरी आवाज हम क्लियरली सुन पाते हैं। और ठीक है, अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जिनकी जो साउंड के सोर्स हैं, तो सोर्स ऑफ साउंड हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सोर्स ऑफ साउंड कौन सा है? सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो इसको देखते हैं ये कौन कौन से होती है। पहला ह्यूमन वोकल कॉर्ड, ये जो हमारा वोकल कॉर्ड है ये साउंड प्रोड्यूस करने का एक मीडियम है, ह्यूमन वोकल कॉर्ड्स। एक ये हो गया। दूसरा है टर्निंग फोर्क, टर्निंग वाई शेप का होता है, उसमें हाथ मारेंगे कान में ले जाएंगे तो उसकी आवाज समझ में आती है, उसको कहते हैं टर्निंग फोर्क। तो क्या कहते हैं? टर्निंग फोर्क। कैसा होता है? देखो ऐसा होता है, ऐसा, ये टर्निंग फोर्क इस तरह से होता है। और ये जब इस पे हाथ ऐसे मारेंगे तो ये पूरा आवाज हमारे कान तक वाइब्रेशन के फॉर्म में आती है, पता चलता है कि पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, इसमें वाइब्रेशन होता है। ठीक है, ये टर्निंग फोर्क इस तरह से होता है। और ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे टर्निंग फोर्क होता है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, टर्निंग फोर्क। अब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे वीणा, सितार, ये सब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट स्ट्रिंग जिसमें है ना। फिर ड्रम, जो बैंड है, जो हम उसको हार्म करते हैं, उसको पीटते हैं तो साउंड की आवाज आती है। ठीक है, ड्रम्स हो गए, बेल हो गई, है ना। तो ये सब चीजें हैं जिनकी वजह से हम जो है क्लियरली आवाज सुन पाते हैं। ठीक है, लेकिन अब समझते हैं कि ये ह्यूमन वोकल कॉर्ड कैसे हम उसको सुन पाते हैं। तो देखो हमारे ये जो लर्निक्स होता है आया गले में, तो वो क्या कहलाता है? बॉडी का वोकल बॉक्स कहलाता है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। तो इसमें वोकल कॉर्ड होता है। अब वोकल कॉर्ड क्या करता है? वाइब्रेट। ये बोल रहे हैं कि ये वोकल कॉर्ड क्या करता है? वाइब्रेट करता है। अब एक्चुअल में मैं बायो का टीचर हूँ नहीं, तो इसलिए उतना अच्छी से ये वोकल कॉर्ड एक्सप्लेन तो हो नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज है जो बुक में है, जो तुम्हारे सिलेबस, जो आपके सिलेबस में है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये क्या करता है? जैसे ही हम बोलते हैं तो ये वाइब्रेट करता है तो हमारी आवाज जाती है। ठीक है, वोकल कॉर्ड सर्व अ फंक्शन है ना, सिमिलर टू दैट। वोकल कॉर्ड का काम कैसा है? जैसे देखा होगा आपने हारमोनियम, हारमोनियम में क्या होता है? हारमोनियम को प्रेस करते हैं तो एयर की वजह से वो साउंड उसमें प्रोड्यूस होती है तरह तरह की। तो वैसे ही हमारे लंग्स है, अंदर से जब एयर का रिस्पिरेशन होता है तो ये इस पे जोर पड़ता है, जिस वजह से हम बोल पाते हैं। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, देन समवन स्पीक एंड साउंड प्रोड्यूस मॉडिफाइड थ्रोट। अब साउंड जब प्रोड्यूस होगी तो कैसे? नोज, नोज कहते हैं ना लोग, नाक के बल से गाना गा रहा है, नोज, थ्रोट, माउथ, है ना। अब देखिए, अब होता क्या है कि जो पिच होती है बोलने की, तो ये साउंड इज चेंज बाय द मसल्स। अब ये हमारे हम बॉडी के मसल्स से मिलकर, तो मसल्स जैसे जैसे चेंज आती हैं वैसे वैसे वोकल कॉर्ड में ही आता है। वेल वोकल कॉर्ड आर टॉट एंड थिन। जब वोकल कॉर्ड टॉट होगा और पतला हो जाएगा, थिन होगा, तो दे प्रोड्यूस साउंड हाई। तो हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत तेज आवाज करते हैं हम, बहुत तेज आवाज करते हैं तो आवाज पतली हो जाती है, बहुत कभी की फटी हुई, जिसको कहते हैं आवाज फट गई। तो क्या होता है? हमारा वोकल कॉर्ड टॉट हो जाता है और थिन हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? हमारी आवाज श्रिलिंग की साउंड हो जाती है, सीटी वाली आवाज। बोलते हैं तो आधी आवाज सही समझ में आती है, तो और जब वोकल कॉर्ड रिलैक्स होता है, अच्छे नॉर्मली किसी से बात करते होते हैं तो आवाज हमारी एकदम सही जा रही होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेस साउंड। क्या बोलते हैं इसको? बेस साउंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं साउंड वेव्स कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या कहलाता है? तो विथ द मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इन द मीडियम आर डायरेक्शन दैट पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट। हम जिस तरफ आवाज करके बोल रहे हैं, हम आपकी तरफ करके बोल रहे हैं तो हमारी सारा साउंड आपकी तरफ आ रहा है,
तो ये कहलाती है, ये अगर हमारा इस तरफ पूरी आवाज आ रही है तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। हम जिस तरफ, जैसे हमारे यहाँ पर स्पीकर लगा है ये अगर स्पीकर लग गया है ऐसे, है ना, तो ये स्पीकर लग गया ना, अब इसकी देखिए साउंड कैसे जाएगी, तो अगर ये इस तरह से साउंड ऐसे जा रहा है, ये फिर यहाँ ये, फिर यहाँ ये देखिए सारा इसी तरफ जा रहा है ये, तो ये क्या कहलाता है, रेयर फ्रैक्शन, ये कहलाता है कंपैरिजन। ये रेयर फ्रैक्शन, ये सॉरी, ये इसको कहते हैं कंपैरिजन, जहां डेंसर है इसको कहते हैं कंपैरिजन, और इसको कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, ये कंपैरिजन और रेयर फ्रैक्शन। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या कहलाती हैं, इन विच द मोशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं इनका जो मोशन है वो किधर होता है, डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल, डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, इसको लिख देते हैं, लिख के समझते हैं कि क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर वेव्स, these are waves, लिख देते हैं, these are waves, these are waves in which, कैसी waves, in which the motion of individual particle, motion of individual particles of the medium किस तरफ जा रही, are the direction of that is parallel to the direction of energy transport, that is parallel to the direction of energy transport। मतलब these are waves in which motion of individual particles, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है इनकी जो मूवमेंट है वो किधर हो, मीडियम और डायरेक्शन ऑफ दैट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, जिस तरफ हम एनर्जी की दे रहे हैं, जिस तरफ हम बोल रहे हैं हमारी आवाज उधर जाए। ठीक है, जैसे हम स्प्रिंग को अगर पकड़ के ऐसे हाथों से खींचते हैं, तो स्प्रिंग को अगर हाथों से पकड़ के खींचते हैं तो ये देखिए ऐसे होता है, तो हमारा मोशन क्या होता है, हम इसको खींचेंगे तो इस तरह से ये करेंगे। ठीक है, अब जहां पर ये हाई प्रेशर होता है तो उसको कहते हैं कंपैरिजन, और जहां पर लो प्रेशर होता है ये हाई प्रेशर है। ठीक है, डेंसिटी ज्यादा होती है, तो हाई प्रेशर द डेंसिटी ऑफ एयर, यहां लिख देते हैं हाई डेंसिटी ऑफ हाई डेंसिटी ठीक है, हाई डेंसिटी ऑफ एयर high density of air is higher than normal, high pressure the density, यहाँ पे लिखेंगे हाई, देखो फिर से लिख दे रहे हैं, हाई प्रेशर द डेंसिटी, इसको नोट कर लिया होगा, यहाँ पे रफ कर देते हैं, हाई प्रेशर द डेंसिटी, हाई प्रेशर द density, high pressure the density, the air is higher than normal, the normal is called the comparison, इसको कहते हैं कंपैरिजन। जब प्रेशर हाई प्रेशर हो, हाई प्रेशर डेंसिटी ऑफ द एयर की डेंसिटी ज्यादा हो, तो प्रेशर ज्यादा हो नॉर्मल से, तो वहां पर देखो ये ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। और जहां पर अब देखो, जहां डायफ्राम मूव होगा, जहां देखो ये रिलैक्स में है, जैसे ये है ना, ये देखो मूव में है, मतलब ये
थोड़ा शांत हो गया या गैपिंग हो गई, वापस आया, तो इसको लो प्रेशर को कहते हैं रेयरफैक्शन। क्या कहते हैं इसको? रेयरफैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अब आगे आते हैं एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कस। अब देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो अगर हम साउंड की वेव्स के बारे में देखें तो साउंड की वेव्स कैसे ट्रेवल करती हैं। अगर हम इसका ग्राफ को ड्रॉ करें, इस तरह से देखें, तो इस तरह से साउंड की वेव्स इस तरह से जाती है। ठीक है, इस तरह से जाती है। तो जो इसको कहते हैं क्रस्ट, ठीक है, और इसको कहते हैं ट्रफ। इसको क्या कहते हैं? जो मैक्सिमम ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड देखो एम्पलीट्यूड क्या, इस एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? व्हेन अ वेव पासेस थ्रू द मीडियम, व्हेन अब किसी मीडियम से अगर वेव पास हो रही तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट? देखो यहां से लेके कहां से कहां तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर है ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से द मैक्सिमम। जब अब देखो इसकी क्या डेफिनेशन होगी कि व्हेन अ वेव पासेस थ्रू द मीडियम, जब कोई वेव किसी मीडियम से पास होती है तो क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। ऊपर की तरफ गया तो इसको कहते हैं क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रस्ट। इसको बोलते हैं क्रस्ट। और नीचे की तरफ जो आता है इसको बोलते हैं ट्रफ। इसको बोलते हैं ट्रफ। तो इनके बीच में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है तो दैट इज द कॉल्ड, इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड, है एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एम्पलीट्यूड के बारे में लिखेंगे व्हेन अ वेव पासेस थ्रू अ मीडियम, व्हेन अ वेव passes through a medium, जब कोई वेव किसी मीडियम से पास होती है, ठीक है, passes through the medium, the maximum displacement कितनी ज्यादा आवाज ऊपर जा रही है, कितनी, तो देखिए ये दो है मैक्सिमम, इनके बीच में इतना टाइम, ठीक है, मीडियम, ठीक है, मैक्सिमम मीडियम, then the maximum displacement of the particle of medium on either side, displacement is either side of its mean position of its mean position is called amplitude, इसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। और डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा से, इससे डिनोट करते हैं। और जो ये ट्रफ कहलाता है और ये इसको कहते हैं क्रिस्ट। अब इसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी अभी हमने बताया कि फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कोई भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल कितना वाइब्रेट करता है, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन होंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है तो हमने लिख दिया अभी, उसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए हाई या लो पिच साउंड, हाई पिच और लो पिच साउंड ये क्या कहलाता है? दो साउंड विच हैव हाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको हाई पिच साउंड कहते हैं। क्या है? हाई पिच साउंड, ठीक है। तो हाई पिच साउंड किसको कहते हैं? देखते हैं हाई पिच साउंड क्या है, ठीक है। हाई पिच साउंड के बारे में देखते हैं क्या कहलाता है हाई पिच साउंड, ठीक है। हाई या लो पिच साउंड, हाई या लो
पिच साउंड, ये क्या कहलाता है, हाई या लो पिच साउंड। तो क्या है, द दोज साउंड विच हैव हाई फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हाई पिच, है ना। दोज क्या लिखेंगे कि दोज साउंड which have high frequency, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जब हाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, है ना, फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड हाई पिच साउंड, आर कॉल्ड हाई पिच साउंड, उसको क्या कहेंगे, हाई पिच साउंड कहेंगे, ठीक है। और अगर एंड दोज हैविंग लो फ्रीक्वेंसी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है, एंड दोज हैव लो फ्रीक्वेंसी, लो, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है लो फ्रीक्वेंसी, आर कॉल्ड लो पिच साउंड, आर कॉल्ड लो पिच साउंड, उसको क्या कहते हैं, लो पिच साउंड कहते हैं। तो दो साउंड विच हैव हाई फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको क्या कहते हैं, हाई पिच साउंड कहते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी हाई पिच साउंड। एंड दोज हैव लो फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड कम है, तो उसको क्या कहेंगे, लो फ्रीक्वेंसी, और अगर ज्यादा है तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। इसी तरह से सॉफ्ट एंड लाउड साउंड, अब दो एक चीज और क्या होती है, सॉफ्ट हाई और लो पिच साउंड हो गया, अब दूसरा होता है क्या, सॉफ्ट एंड लाउड साउंड, क्या, सॉफ्ट एंड लाउड साउंड, सॉफ्ट एंड लाउड साउंड। सॉफ्ट एंड लाउड साउंड क्या होता है, दो साउंड विच हैव हाई इंटेंसिटी, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा तेज बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलते हैं, तेज बोलते हैं, मतलब जो आवाज बहुत तेजी से हमको सुनाई देती है, ठीक है। तो दो साउंड विच हैव हाई इंटेंसिटी, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो उसको क्या कहेंगे, दिस है, और तो क्या कहलाएगा, सॉफ्ट लाउड साउंड, उसको क्या कहेंगे, लाउड साउंड। और विच हैव लो इंटेंसिटी, जिसकी इंटेंसिटी लो होगी उसको क्या कहेंगे, सॉफ्ट साउंड कहते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं कि दो साउंड विच हैव हाई इंटेंसिटी, दो साउंड्स विच हैव हाई इंटेंसिटी, लिखेंगे यहां पर, those sounds which have high intensity, those sound which have high intensity, तो उसको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड लाउड साउंड, आर कॉल्ड लाउड साउंड, उसको क्या कहेंगे, लाउड साउंड कहेंगे, क्या कहेंगे, लाउड साउंड। while those which have low intensity, while which have low intensity, जिसकी इंटेंसिटी क्या होगी, लो होगी, कॉल्ड सॉफ्ट, क्या कहेंगे इसको, सॉफ्ट साउंड, इसको क्या कहते हैं, साउंड, सॉफ्ट साउंड। अब साउंड को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। साउंड जो है, अगर एयर नहीं है, जैसे मून है, मून पर कोई एयर नहीं है, तो मून पर अगर जो जाते हैं जो लोग, तो वहां एक दूसरे की आवाज को सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि साउंड ट्रेवल्स इन मटेरियल मीडियम, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। अगर मीडियम नहीं होगा, एयर नहीं होगी, तो साउंड ट्रेवल नहीं कहेगा, नहीं होगा, साउंड का ट्रेवल नहीं होगा। और जो स्पीड ऑफ अ साउंड होती है, तो सबसे ज्यादा, जो सबसे मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ साउंड जो है वो कहां पर होती है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर सबसे स्लो जो स्पीड होती है वो गैसियस मीडियम में होती है। साउंड की सबसे कम स्पीड जो होती है वो गैसियस मीडियम में होती है, ठीक है। अब जो साउंड की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड डेंसिटी एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, ठंड के दिनों में अगर हम किसी को आवाज देंगे तो वो थोड़ा कम सुन पाएगा, आवाज हमारी उस तक देर पर जाएगी।
और गर्मियों के दिन में जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो ये ट्रेवल फास्टर, मीडियम है तो मीडियम में बहुत तेज ट्रेवल करती है। तो जब गर्मी के दिन रहती है तो इसलिए अगर हम किसी को आवाज़ देते हैं तो ज़्यादा दूर तक हमारी आवाज़ चली जाती है, और ठंड के दिनों में ज़्यादा दूर तक हमारी आवाज़ नहीं जाती है। ठीक है, ठंड के दिनों में हमारी आवाज़ उतनी दूर तक नहीं जाती है। अब रिफ्लेक्शन एंड एब्सॉर्प्शन, देखो रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होती है। जैसे रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या जरूरत है कि कोई बहुत ही सॉलिड मीडियम की जरूरत होती है रिफ्लेक्शन के लिए, कि अब हम कहीं पर हैं, हम बाहर की आवाज हमारे पास नहीं आने पाए, है ना। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है साउंड का, कि बाहर की आवाज हमारे अंदर तक नहीं आने पाए, है ना। तो रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, अब हम कहीं पर हैं, हमारे पास साउंड की आवाज नहीं है, तो ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं कि सॉलिड सरफेस की पढ़ने के बाद जो आवाज है वो अंदर नहीं हो, बाहर क्या हो, बाहर चली जाए। तो ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। आवाज आने के बाद क्या होती है, तो रिफ्लेक्शन इज ऑफन रिडायरेक्ट नॉइज फ्रॉम आउटसाइड, रिडायरेक्ट कर देता है। अगर जैसे साउंड यहाँ पर है, मान लीजिए सपोज करिए कि अगर साउंड की वेव्स, ये हमारा वॉल है, ठीक है, हम चाहते हैं यहाँ पर लोग रह रहे हैं, अंदर आवाज नहीं है, तो साउंड आया रिडायरेक्ट हो जाना, यहाँ अंदर जाना चाहिए लेकिन वापस चला जाएगा, अंदर आवाज नहीं आएगी। तो इसके लिए हम रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं कि पूरा पैक करके रखते हैं कि साउंड ये है रिफ्लेक्ट हो जाए। जैसे खाली कमरा होता है तो खाली कमरे में आवाज बहुत ज्यादा, वो तो पिच होगा, वो तो इको होगा, लेकिन इको आपकी क्लास 6 में नहीं है, इसलिए इको के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है आवाज। और एब्सॉर्बेशन क्या होता है, एब्सॉर्बेशन देखिए क्या होता है कि एब्सॉर्बेशन किसको कहते हैं, एब्सॉर्बेशन का मतलब कि एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्बेशन का मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर ले। जैसे आप देखे होंगे डिश टीवी का जो एंटीना होता है वो कॉनकेव सरफेस, इस शेप का बना होता है, वो क्या करता है कि इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइट रेज आती है, ये आती है इस तरह से, ऐसे रेज आती है ऐसे, और यहाँ पर इकट्ठा कर देता है, तो ये एब्सॉर्बेशन कहलाता है। तो जहां हम जैसे ये लगाए जाते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर सरफेस है तो वो क्या करता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है, जितनी ज्यादा आवाज आती है तो क्या अपने अंदर एब्जॉर्ब। जैसे रूम में बहुत सारे मटेरियल रखे, जैसे खाली आवाज है तो आवाज लाउड करती है, लेकिन जब कमरे में देखिए बहुत सारे मटेरियल रखे हुए हैं तो जब आप आवाज करेंगे तो आवाज गूंजेगी नहीं, इधर उधर टकराएगी नहीं, वो क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्सॉर्ब है ना, एब्सॉर्बेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड नहीं होगा, आवाज आपकी गूंजेगी नहीं, मल्टीपल टाइम्स नहीं जाएगी। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ, अब हमें बहुत दूर तक बोलना है तो लोग क्या करते हैं, देखा होगा अक्सर कि माइक लेते हैं, इतना लगाते हैं कि उसका आवाज हमारे आगे दूर तक जाती है, तो उसको कहते हैं स्पीकिंग ट्यूब। किसके लिए, अगर हमें रिफ्लेक्शन करना है, आवाज दूर तक पहुंचाना है, तो टकराते ही आवाज आगे दूर तक जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, स्पीकिंग ट्यूब का यूज करते हैं। ठीक है, फिर ईयर ड्रम का, ईयर ड्रम क्या होता है, हमारे कानों में लगा होता है। सॉफ्ट मशीन यूज टू पर्सन हु हार्ड ऑफ, इसको सुनाई कम देता है, तो मशीन लगाया ये और वो अंदर पतला बन गया, आवाज पूरी अंदर तक जाती है। फिर साउंड बोर्ड्स क्या होते हैं, द बिग हॉल एंड चर्च कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग बोर्ड, यही रिफ्लेक्ट कॉनकेव शेप, वो क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है, एक जगह पे कर लेता है, तो कॉनकेव शेप बनाए जाते हैं। उसका जो कॉनकेव मतलब ऐसा मुड़ा हुआ है ना, उसका नेचर क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, रख लेता है। ठीक है ना, तो कर्व सरफेस बनाए जाते हैं, तो अब जो है ना, और वो आवाज को क्लियरिटी सुन पाता है। कैसे, ये देखिए यहाँ तक आवाज कई जगह से आए, एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, तो इकट्ठा कर दिया तो आवाज को हम क्लियरिटी सुन पाए। ठीक है, तो अभी ये क्लास 7th की क्लास में सिर्फ इतना ही है, तो हमने इसको डिक्टेट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको कैसे फिर क्या बताना है, आगे की क्लास में आपको बताएंगे।